दोस्तों, मैं दर्पण आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल दर्पण कोचिंग सेंटर पे। तो यहाँ पे हम आपके लिए ला रहे हैं जीके की चौथी वीडियो। इससे पहले हम 3 वीडियोस पब्लिश कर चुके हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अब ये वीडियो आप किसी भी सरकारी पेपर की तैयारी के लिए, जैसे आर्मी जीडी, आर्मी क्लर्क, आर्मी टेक्निकल, आर्मी ट्रेडमैन या फिर 10th या 12th बेस किसी भी पेपर के लिए, जैसे एसएससी के लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियो इस वीडियो में रहेंगे आपके 25 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चंस। और अच्छा होगा अगर आप अपने हाथ में एक कॉपी और एक पेन ले लेते हैं और इसके नोट्स आप साथ साथ बना जाते हैं, बिकॉज इसमें जो MCQs हम आपको बताएंगे वो तो हम बताएंगे। इसके अलावा आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी लाएंगे जो आपके हर पेपर के लिए बहुत ज़रूरी होगी, बहुत लाभदायक होगी। उम्मीद करता हूँ आपने कॉपी पेन ले लिया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जैसा मैंने बताया, ये चौथी वीडियो है। आपकी 3 वीडियोस के लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा रहेगा यहाँ पे, फ्रांस का प्रथम राजा कौन था? हु वाज द फर्स्ट किंग ऑफ फ्रांस? यहाँ पे आपके 4 ऑप्शंस हैं, लुईस 14, मार्टल, नेपोलियन बोनापार्ट या फिर स्टालिन। चलिए इसका सही आंसर डिस्कस करते हैं। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका सी, नेपोलियन बोनापार्ट जो है वो फ्रांस का पहला राजा था, प्रथम राजा था। इसके अलावा आपको पेपर में ये भी पूछा जा सकता है कि फ्रांस का जो अखीरला, जो लास्ट वाला राजा था वो कौन था? दोस्तों, उस राजा का नाम है लुईस 16। लुईस 16। दरअसल लुईस नाम के 16 राजे हुए हैं जिन्होंने फ्रांस पे हुकूमत की है। यहाँ पे ऑप्शन में लुईस 14 भी दिया है, पर ये सही आंसर नहीं है। आपका जो फ्रांस का आखिरला, जो लास्ट वाला राजा था, उसका नाम था लुईस 16। और जो पहला राजा था जिसके बारे में पूछा गया है वो है नेपोलियन बोनापार्ट। अब एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि जो फ्रांस का आखिरी राजा था जिसका नाम लुईस 16 था, उसकी मौत कब हुई? ये प्रश्न पिछले एक पेपर में मैंने देखा है, इसलिए मैंने इस वीडियो में डाल दिया। जो लुईस 16 था उसकी मौत हुई थी 1793, 1793, 1793 में उसकी मौत हुई थी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत में काले मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? विच इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ब्लैक पेपर इन इंडिया? आपके 4 ऑप्शन हैं, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटका, तमिलनाडु। जिस क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से आता है, कोशिश कीजिए वो आंसर आप कमेंट सेक्शन में साथ साथ लिखते जाइए, ताकि मुझे पता चलता रहे कि किसको कितना आता है। अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर की। यहाँ पे जो इसका आंसर रहेगा वो रहेगा सी, कर्नाटका। कई बुक्स में आप देखोगे यहाँ पे केरला लिखा हुआ है, जो पुरानी छपी हुई बुक्स है उनमें केरला लिखा है। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि केरला को पछाड़कर कर्नाटक जो है वो भारत का काले मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक बन चुका है। अब दूसरे नंबर पे कौन आता है? तो दूसरे नंबर पे आता है आपका केरला। अगर ये पूछ लेते हैं पेपर में कि भारत का काले मिर्च का सबसे बड़ा नहीं, दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, तो आपको आंसर देना है उसका केरला। अगर वो तीसरा पूछ लेते हैं, वैसे तीसरा पूछते नहीं है, बट अगर पूछ लेते हैं तो उसका आंसर रहेगा तमिलनाडु। तो भारत में जो सबसे पहला है वो कर्नाटका है, दूसरे पे केरला है और तीसरे पे आपका रहेगा तमिलनाडु। इसके अलावा इसमें और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे वो ये पूछ सकते हैं कि कनक का, मतलब गेहूं का, जो वीट होती है, जो कनक का आटा हम खाते हैं, कनक का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? भारत का कौन सा स्टेट कनक का सबसे बड़ा उत्पादन करता है? तो इसका आंसर रहेगा आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है, यूपी जिसको हम बोलते हैं, वो कनक का यानी गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वीट। इसके अलावा वो पूछ सकते हैं कि चावल का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? भारत का कौन सा स्टेट है जो चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका आंसर आपका रहेगा वेस्ट बंगाल।
मैं एक बार फिर से थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। अगर आपको पूछते हैं वीट का, ठीक है, मतलब कनक का, तो वो रहेगा आपका उत्तर प्रदेश। अगर आपको राइस का पूछा जाता है, चावल का पूछा जाता है, तो वो आपका रहेगा वेस्ट बंगाल। और अगर आपको ब्लैक पेपर का मतलब काली मिर्च का पूछते हैं तो मैंने आपको बता ही दिया कि कर्नाटका रहेगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक विंग्स ऑफ फायर? अब विंग्स ऑफ फायर जिसने लिखी है उसका नाम है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो हमारे राष्ट्रपति भी रहे हैं, भारत के राष्ट्रपति भी रहे हैं। इसके अलावा वो पूछ सकते हैं कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो उसका आंसर भी सेम रहेगा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इनको हम मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा मैं 3-4 किताबें और आपको बता देता हूँ जो मैंने पिछले पेपर्स में देखी है। महात्मा गांधी की एक किताब है माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, यानी सच्चाई के साथ मेरे जो एक्सपेरिमेंट्स है। बुक का नाम है माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, ये महात्मा गांधी ने लिखी है। इसके अलावा खुशवंत सिंह एक राइटर है, उनकी एक किताब काफ़ी फेमस है, उसका नाम है ट्रेन टू पाकिस्तान। खुशवंत सिंह की किताब का नाम है ट्रेन टू पाकिस्तान, ये भी पेपर में ऑलरेडी आ चुका है। जवाहरलाल नेहरू यहाँ पे एक ऑप्शन है, इन्होंने एक किताब लिखी थी जो काफ़ी प्रसिद्ध हुई थी, जो हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री भी थे। इनकी किताब का नाम है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो जवाहरलाल नेहरू की किताब द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, खुशवंत सिंह की किताब ट्रेन टू पाकिस्तान, महात्मा गांधी की किताब माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, ये तीनों भी आपको पेपर के लिए अच्छे से याद रखना है। अगला प्रश्न पे जाते हैं, हरी क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? बताइए इसका आंसर। हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन? यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए हैं, वर्गीस कुरियन, नॉर्मन बोरलॉन्ग, डॉक्टर MS स्वामीनाथन, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब ये प्रश्न 2 तरीके से पूछ सकते हैं। या तो वो ये पूछेंगे कि पूरी दुनिया में हरी क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, या फिर वो ये पूछेंगे कि जो भारत में हरी क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। तो अगर यहाँ पे जैसे कुछ भी नहीं दिया, ना ही दिया है कि भारत में पूछा है और ना ही दिया है कि पूरी दुनिया में पूछा है, तो जब कुछ नहीं दिया होता तो हम ये मान के चलते हैं कि पूरी दुनिया में पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर यहाँ पे रहेगा वो आपका रहेगा ये वाला B, नॉर्मन बोरलॉन्ग जो है वो पूरी दुनिया में हरी क्रांति के जनक है। यही प्रश्न अगर इंडिया लेवल पे पूछा होता तो इसका आंसर होता डॉक्टर MS स्वामीनाथन, ये भारत में हरी क्रांति के जनक हैं। इसके अलावा वो पूछ सकते हैं, जैसे यहाँ पे पूछा है ग्रीन रेवोल्यूशन मतलब हरी क्रांति, वहाँ पे पेपर में वो श्वेत क्रांति मतलब वाइट रेवोल्यूशन के जनक भी पूछ सकते हैं। यहाँ पे वो ये भी पूछ सकते हैं कि श्वेत क्रांति के जो वाइट रेवोल्यूशन है उसके फादर कौन है, उसके जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो उसका आंसर ये होता वर्गीस कुरियन। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, टोडा जाति के लोग कहाँ पाए जाते हैं? वेयर आर द पीपल ऑफ टोडा कास्ट फाउंड? जितने भी जनजाति के क्वेश्चन हैं वो सारे ही बड़े महत्वपूर्ण हैं, आपको सबको अच्छी तरह से पढ़ लेना है। इसके ऊपर मैं जल्दी ही एक अलग वीडियो बनाने वाला हूं, क्योंकि पेपर में बहुत आता है, ये हर तरह के पेपर में पूछा जाता है जाति से संबंधित। पहले इस प्रश्न का आंसर दे देते हैं, फिर आगे चलते हैं। टोडा कास्ट के, टोडा जाति के जो लोग हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शंस है राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु या फिर MP। तो यहाँ पे जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा C, तमिलनाडु। और जो नीलगिरी हिल्स है, जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, साउथर्न इंडिया में, तमिलनाडु में, वहाँ पे इस जाति के लोग जो है वो पाए जाते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ पे पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे स्थित है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज सिचुएटेड ऑन द इंटरनेशनल बॉर्डर्स ऑफ इंडिया?
इसका सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा करीमगंज। ये बांग्लादेश को टच करता है, करीमगंज इसका सही उत्तर है। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे पूछा है जावड़ी हिल स्टेशन किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज जावड़ी हिल स्टेशन लोकेटेड? आपके ऑप्शन है यूके, तमिलनाडु, यूपी या फिर केरल। इसमें से एक सही आंसर है। क्या आप बता सकते हैं कौन सा सही आंसर है? चलिए मैं ही बता देता हूँ। जावड़ी हिल जो है वो आपका तमिलनाडु में सिचुएटेड है। दोस्तों आपने ध्यान दिया होगा कि कुछ प्रश्नों में मैं आपको अलग से एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता हूँ, लेकिन कुछ प्रश्नों में नहीं देता। जिन प्रश्नों में मैं अलग इन्फॉर्मेशन नहीं देता, इसका मतलब है कि उससे रिलेटेड प्रश्न आज तक पेपर में नहीं पूछा गया या पूछे जाने की कोई संभावना नहीं है। ठीक है, आई होप आपने इस वीडियो को लाइक तो कर ही दिया होगा। अगर नहीं किया तो अभी कर दीजिए, वीडियो भी बाकी है। ठीक है जी, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है किस प्रधानमंत्री ने क्रिस्प मिशन भारत भेजा था? किस प्रधानमंत्री ने क्रिस्प मिशन भारत भेजा था? विच प्राइम मिनिस्टर हैड सेंट क्रिस्प मिशन टू इंडिया? आपके ऑप्शन रैमजी मैकडोनाल्ड है, विंस्टन चर्चिल है, बावेल है या माउंटबेटन है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, एक ही ठीक है और जो ठीक वाला है वो है बी, विंस्टन चर्चिल। अब यहाँ पे ये भी पूछ सकते हैं कि क्रिस्प मिशन को भारत कब भेजा गया था? व्हेन क्रिस्प मिशन हैड सेंट टू इंडिया? उसका उत्तर रहेगा 1942। 1942 में क्रिस्प मिशन को भारत भेजा गया था। 1942 में एक और घटना हुई थी। क्या थी वो? भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, गांधी जी ने किया था। एक प्रश्न इसका और जो मुझे दिख रहा है वो ये बनता है कि इसको हेड किसने किया था? हेड करने का मतलब होता है कि इस मिशन के जो मेन संस्थापक थे वो कौन थे। ठीक है, उनको हेड किसने किया था? तो उनका नाम था सर स्टैफर्ड क्रिस्प। मैं यहाँ पे स्पेलिंग बता देता हूँ आपको, ये अच्छे से देख लीजिए। STAFFORD, स्टैफर्ड क्रिप्स। इन्हीं के नाम पे इस मिशन का नाम क्रिप्स मिशन रखा गया था। विंस्टन चर्चिल वही पर्सन है जो वर्ल्ड वार 2 के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। इन्होंने ही महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर भी कहा था। उसका कारण ये था कि महात्मा गांधी आधे कपड़े पहनते थे। उन्होंने कहा था कि जब तक मेरे भारत के सभी लोगों को पूरे कपड़े नहीं मिल जाते, मैं भी पूरे कपड़े नहीं पहनूंगा। तो वो आधे कपड़े पहनते थे और विंस्टन चर्चिल ने ही महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था। ये प्रश्न भी पूछा गया है। आगे चलते हैं। प्रथम अफीम युद्ध के बाद की गई संधि का क्या नाम है? प्रथम अफीम युद्ध के बाद की गई संधि का क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ ट्रीटी आफ्टर द फर्स्ट ओपियम वार? यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन है, टियानजिन संधि, हार्वर्ड संधि, नानकिंग समझौता या पैकिंग पैकेट। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, लेकिन सही ऑप्शन एक ही है और वो है आपका सी, नानकिंग समझौता जो है वो पहली ओपियम वार के दौरान के बाद किया गया था। एक चीज़ और पूछी जा सकती है, ये वार, ये युद्ध कब से लेके कब तक चले? जो पहला अफीम युद्ध था वो 1839 से लेके, ठीक है, 1842 तक चला था और जो दूसरा अफीम युद्ध है वो 1856 से लेके 1860 1860 तक चला था। ठीक है, पहला 1839 से लेके 1842 तक और दूसरा 1856 से लेके 1860 1860 तक चला था। ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। आगे वो पूछते हैं, अगला प्रश्न है, लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा होता है? बाय होम इज द स्पीकर ऑफ लोकसभा इलेक्टेड? पीएम, राष्ट्रपति, संसद के दोनों सदनों के सदस्य या फिर लोकसभा के सदस्य? तो इसका आंसर है मेंबर्स ऑफ लोकसभा, यानी लोकसभा के सदस्य। अगला प्रश्न है, बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस
का विश्व धरोहर स्थल भारत में कहाँ स्थित है? वेयर इज़ द वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ बेसिला ऑफ बॉर्न जीसस लोकेटेड इन इंडिया? पांडिचेरी, कोच्चि, गोवा या मैंगलोर? ठीक है, 4 ऑप्शन है, तो इसका ठीक आंसर गोवा रहेगा, सी आपका सही आंसर है। आगे पूछते हैं, इनमें से सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? 12वां प्रश्न है, इनमें से सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट आइलैंड? अब जहाँ तक मुझे पता है लार्जेस्ट आइलैंड का नाम तो ग्रीनलैंड है, लेकिन ग्रीनलैंड इस ऑप्शन में नहीं दिया गया, इन प्रश्नों के ऑप्शंस में नहीं दिया गया। यही कारण है कि मैं बच्चों को बोलता हूँ कि आप पहले 2-3 जो लार्जेस्ट है वो याद कर लें, पहला, दूसरा और तीसरा चलो इतना जरूरी नहीं है, लेकिन पहले 2 तो आप पक्का ही याद कर लें। तो अगर इसमें ग्रीनलैंड का उत्तर होता, ऑप्शन होता, तो आपका आंसर होता ग्रीनलैंड। यहाँ पे ग्रीनलैंड का ऑप्शन नहीं है, तो आपका आंसर यहाँ पे रहेगा ये वाला सी, ठीक है, न्यू गिनी। ये आपका जो है सही आंसर रहेगा, क्योंकि ये दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है आपका, ठीक है। पहला तो ग्रीनलैंड है और दूसरा ये है, पर ग्रीनलैंड हम उत्तर नहीं दे सकते क्योंकि इसमें ग्रीनलैंड का ऑप्शन नहीं है। तो हम जो दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है वो हमने बता दिया आपको। आगे चलते हैं, किस शहर को सिटी ऑफ जॉय के नाम से भी जाना जाता है? पिछली वीडियो में ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं, आई थिंक तीसरी वीडियो में, कि कौन सी सिटी को किस नाम से जाना जाता है। पहले तो हम ये देख लें कि सिटी ऑफ जॉय किसको बोला जाता है। इसका आंसर कोलकाता रहेगा, कोलकाता को सिटी ऑफ जॉय के नाम से जाना जाता है। अगर आपको फ्रूट बास्केट पूछ लें, फलों का शहर, तो वो हिमाचल प्रदेश है, ये मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था आपको। अगर आपको भारत का प्रवेश द्वार पूछ ले, ठीक है, प्रवेश द्वार, या इसको हम माया नगरी भी बोलते हैं, तो वो रहेगा आपका मुंबई। प्रवेश द्वार, प्रवेश द्वार या माया नगरी, वो रहेगा मुंबई। और अगर आपको पूछ ले कि पिंक सिटी के नाम से किसको जाना जाता है, तो वो आपका जयपुर रहेगा। जयपुर आपकी पिंक सिटी है, मुंबई आपकी माया नगरी या प्रवेश द्वार है, हिमाचल आपकी जो है वो है फ्रूट बास्केट यानी फलों की टोकरी, और सिटी ऑफ जॉय जो इस प्रश्न में पूछा गया है उसका आंसर कोलकाता रहेगा। आगे उन्होंने पूछा है यहाँ पे ऊष्मा और विद्युत यानी हीट और इलेक्ट्रिसिटी का सबसे अच्छा चालक क्या है? वट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ बोथ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी? तो इसका आंसर तो बहुत ही सिंपल है, सबको आता ही होगा, ये है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इसका सही आंसर है। आगे पूछते हैं, प्रथम भारतीय ट्रेन मुंबई से ठाणे के बीच कितनी दूरी तय की थी? हाउ मच डिस्टेंस डिड द फर्स्ट इंडियन ट्रेन रन फ्रॉम मुंबई टू ठाणे? इसका आंसर है 34 किलोमीटर। और ये कब हुआ था, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पहली ट्रेन कब चली थी। तो ये चली थी 1853, मतलब 1853 में पहली ट्रेन चली थी भारत में, और वो भी चली थी मुंबई से लेके ठाणे तक। 34 किलोमीटर का जो दूरी है उसने तय किया था, और इसको लगे थे तब 57 मिनट्स, 57 मिनट लगे थे, 57 मिनट लगे थे इस दूरी को तय करने के लिए। अगला प्रश्न है, बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल किस अभिनेत्री की जो है वो जीवनी है? अब जिन्होंने ये फिल्म देखी है ड्रीम गर्ल, उनको पता होगा कि ड्रीम गर्ल की जो एक्ट्रेस थी वो हेमा मालिनी थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर भी हेमा मालिनी ही रहेगा। बाकी जो ऑप्शन दिए हैं इनमें से किसी की बायोग्राफी, किसी की जीवनी अभी तक बाहर नहीं आई है, रिलीज नहीं हुई है, तो इसके बारे में कोई भी जानकारी आपको नहीं दी जा सकती। अगला प्रश्न है, कांस्टेबल यानी कि जो मंगल पांडे थे वो किस बटालियन के सिपाही थे? कांस्टेबल मंगल पांडे वाज अ सोल्जर ऑफ विच बटालियन? तो इसका सही आंसर है ए 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। इस जो इन्फेंट्री थी इसके मंगल पांडे कांस्टेबल थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, मैच फिक्सिंग स्टिग्मा किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, किस खेल से संबंधित है? मैच फिक्सिंग का जो कलंक है वो किस खेल से संबंधित है? देखिए, मैच फिक्सिंग जो है आज तक जो मैंने सुना है वो क्रिकेट में ही सुना है सिर्फ,
क्योंकि जो आईपीएल है इसमें भी 2 टीमों को बैन किया गया था फिक्सिंग की वजह से। अगर आपको पता है कि कौन सी 2 टीमों को आईपीएल में फिक्सिंग की वजह से बैन किया है तो इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको ये प्रश्न आता है। जो भी लोग क्रिकेट देखते हैं उनको पता होगा कि मैच फिक्सिंग जो है वो क्रिकेट से रिलेटेड है, तो इसका सही आंसर रहेगा आपका डी, क्रिकेट। कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कौन सी 2 टीमें हैं आईपीएल की जो फिक्सिंग की वजह से 2 साल उनको बैन जो है वो झेलना पड़ा था। आगे चलते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न 19वां प्रश्न दिया है, पहला परमाणु बम किस वर्ष फटा था? किसने किस पे फेंका था, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कब फटा था, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आपने सामाजिक शिक्षा, सोशल स्टडीज़ को अच्छे से पढ़ा है तो आपको इसका ज़रूर पता होगा कि 1945 पहला परमाणु बम फटा था। अब पहला परमाणु बम 6 अगस्त 1945 को फटा था। किसने फेंका था? अमेरिका ने फेंका था। किसके ऊपर फेंका था? कौन सी सिटी, कौन सा कंट्री? तो हिरोशिमा एक सिटी है, जगह है जापान में। अमेरिका ने हिरोशिमा पे ये बॉम्ब जो है वो फेंका था पहली बार 6 अगस्त 1945, फैटमैन नाम का बॉम्ब। और 9 अगस्त 1945 को दूसरा एटॉमिक बॉम्ब फेंका गया था। ये फेंका गया था नागासाकी जो कि जापान में है। तो 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पे और 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के नागासाकी में ये बॉम्ब फेंके थे और काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था। तकरीबन 2,20,000 लोग तो उस वक्त ही मर गए थे जब बम फेंका था, उसके बाद भी ये गिनती जारी रही थी। चलिए आगे चलते हैं। इन विच ईयर डिड द फर्स्ट, ये तो हो गया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, मीननबक्कम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? मीननबक्कम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? दिस एयरपोर्ट इज लोकेटेड एट विच प्लेस? ठीक है जी, यहाँ पे 4 ऑप्शन भी दिए हैं आपको, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु या फिर कोयम्बटूर। अच्छा, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन में से सिर्फ एक सही है और जो सही है आपका वो है चेन्नई। अगर हम ये बात करें कि भारत में कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं तो उसका उत्तर रहेगा आपका 34। भारत में कुल मिला के 34 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, यानी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे है। एक प्रश्न और यहाँ पे जो मुझे बनता दिख रहा है वो ये हो सकता है कि भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है और वो कहाँ पे स्थित है? इसका उत्तर रहेगा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यानी इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो न्यू दिल्ली में स्थित है। और ये तकरीबन 5,106 एकड़ में फैला हुआ है। यही भारत का सबसे बिजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है और यही भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। आगे चलते हैं। वायु में नमी का पूर्ण अवशोषण हो जाने पर उसे क्या कहते हैं? व्हाट इज एयर कॉल्ड आफ्टर कंप्लीट अब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर? आपके 4 ऑप्शन है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी यानी विशिष्ट आर्द्रता, रिलेटिव ह्यूमिडिटी यानी सापेक्ष आर्द्रता, सैचुरेटेड एयर यानी संतृप्त वायु, या फिर नेट ह्यूमिडिटी यानी कि शुद्ध आर्द्रता। तो इसका जो सही आंसर है वो तो बहुत ही ईजी है और वो है सैचुरेटेड एयर। अगला प्रश्न है, विच बैंक्स हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन मणिपुर एंड कर्नाटका? किस बैंक का मुख्यालय मणिपुर और कर्नाटक में स्थित है? एक ही बैंक है और वो है आपका सिंडिकेट बैंक। 2 और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न इससे मुझे दिख रहे हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पे है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI का मुख्यालय कहाँ पे है? वो आपका मुंबई में है, MUMBAI, मुंबई, जिसको भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, SBI का वहाँ पे है। और एक पूछ सकते हैं, PNB पंजाब नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वो आपका न्यू दिल्ली रहेगा। और इसी न्यू दिल्ली में BSF का मुख्यालय भी है,
इसके अलावा इंडियन कोस्ट गार्ड का मुख्यालय भी है, इंडियन आर्मी का, इंडियन नेवी का, सबका मुख्यालय न्यू दिल्ली में ही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से धौलधार पर्वत की प्रसिद्ध जनजाति का नाम बताइए। नेम द फेमस ट्राइब ऑफ धौलधार माउंटेन फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है जी, यहाँ पे 4 ऑप्शन भी है आपके, थारू, ओबेरे, गद्दी या फिर लेप्चा। तो इसका सही आंसर जो है वो ये है गद्दी, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में फाउंड की गई है। लेप्चा तो चलो सिक्किम में मिलती है, ये एक अलग चीज़ है। लेप्चा जाति जो है वो सिक्किम में मिलती है, लेकिन इसका सही आंसर जो है वो गद्दी ही रहेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बुद्ध के जीवन से जुड़ा है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ बुद्धा। तो इसका सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा सी, लुम्बिनी। लुम्बिनी पे यहाँ पे महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। तो महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में, और लुम्बिनी कहाँ पे है, ये है नेपाल में। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध का जो जन्म है 564 BC 564 BC को महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ था, और कुशीनगर में इनकी मौत हुई थी। अगर मौत का पूछ लेते हैं तो कुशीनगर इसका सही आंसर बनेगा। अगला प्रश्न मुझे देखने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, पढ़ते हैं इसको। 1893 में शिकागो में विश्व की धार्मिक सभा में प्रभावशाली हिंदू के रूप में किसकी प्रशंसा की गई। हु वॉज प्रेज्ड एज एन इन्फ्लुएंशियल हिंदू एट द वर्ल्ड्स रिलीजियस असेंबली इन शिकागो इन 1893। तो इसका आंसर है स्वामी विवेकानंद, ये इसका सही आंसर है। आज की वीडियो दोस्तों यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जितनी भी सरकारी नौकरी की वीडियोस हम डालने वाले हैं उसका टाइम पे आपको पता चलता रहे और आपकी तैयारी अच्छे से होती रहे। अगर आपको इस वीडियो में कुछ कमी लगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप बता सकते हैं। अगर अच्छी लगी तो तारीफ़ भी कर सकते हैं आप। और इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए उन दोस्तों के साथ जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। इस चौथी वीडियो में हम इतना ही बता सकते हैं आपको। अगली 5वीं वीडियो में हम जल्दी मिलेंगे। नमस्कार।